गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय ये लेक्चर देख रहा है। नाउ पिछले वीडियो तक यानी कि जब हमने लेक्चर 1 लिया था उसमें हमने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग देख ली थी। पिछले वाला वीडियो मैंने थोड़ा सा स्लो रखा था ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आता जाए। इस वाले वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट रखूँगा अपनी स्पीड को, ताकि थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2 लेक्चर से 3 लेक्चर हो जाए, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा तक लोगों को या ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। रोल ऑफ अकाउंटेंट, यानी कि आपका रोल क्या होगा सोसाइटी में। यहाँ अकाउंटेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वो अकाउंटेंट नहीं जो कि लैपटॉप पे बैठ के टेली में या किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हो। यहाँ मैं अकाउंटेंट यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला रोल जो आप समझते हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑफकोर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम आपके पास आने वाला है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप बने हो वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये क्या होता है यह आपको ज़्यादा डिटेल में समझने को मिलेगा जब आप इंटर स्टूडेंट में होगे, इंटर लेवल पे जब आप आओगे तब आपको समझने मिलेगा। इसका मतलब होता है, यानी कि जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो, इसका मतलब है कि आप उस अकाउंट्स को चेक कर रहे हो क्या वो लॉ के कंप्लाइंस के अंदर है या नहीं, क्या वो जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशंस दिखते हैं या नहीं, और जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप इस पे जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसमें शो करते हो। इसी के अंदर आपकी टैक्स ऑडिट भी आती है, साथ ही साथ अगर आप कहें तो इसमें कंपनी ऑडिट भी आती है। ठीक है, लेकिन आपको ये ज़्यादा डिटेल में मिलेगा इंटर के अंदर, बट यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट भी आपका काम है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी मैटर हो, आप उसके एकदम इंडिया के अंदर आप टैक्सेशन के सबसे बड़े बेताज हो, तो यानी कि टैक्सेशन में भी आपका हाथ होना चाहिए। दूसरा बात है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसकी कॉस्ट क्या है, वो आप बताओगे। आपको अगर फाइनेंस चाहिए होगा वो आप बताओगे। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में आती है। जब आप फाइनल में आओगे तब इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल एडवाइस, बट यहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट्स लिए हैं ताकि आप केवल जब आपके एग्जाम में है तो आप ब्लैंक ना हो, अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सको। सेकेंड नंबर पे हम टॉपिक लेंगे, उसका नाम है आज टू परफॉर्म अकाउंटिंग फंक्शंस देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यानी जब भी हम अकाउंटिंग फंक्शंस करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमें चाहिए। वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, अगर मैं इसको कहूँ तो मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करूँगा कि आपको अगर अकाउंटिंग फंक्शंस करने हैं। एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपको जान के अच्छा लगेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं बाई ICAI, यानी आपकी मदर बॉडी के द्वारा, जिसके द्वारा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेने वाले हो। वो ICAI ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करती है, और आगे चल करके आपको भी इनमें अगर कोई रिकमेंडेशन देनी है या आप भी इसके अंदर मेंबर बन के लोगों को सर्विस दे सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट करने की। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, लेकिन ये इतनी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा सर्कमस्टांसेज ही चेंज हो जाए। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, इसकी बिल्कुल जो लीगल डेफिनेशन है वो हम बाद में देखेंगे। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस भी इशू किए जाते हैं बाई ICAI, और ये ICAI जो गाइडलाइंस इशू करती है वो गाइडलाइंस होती है कि आप इसको किस तरीके से देखोगे। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये कंपलसरी होते हैं, अगर आपको इसे फॉलो करना है, अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन गाइडलाइंस कंपलसरी नहीं होती है। गाइडलाइंस केवल आपको एक दिशा निर्देश देती है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करते हो, जब आप अकाउंट्स को चेक करते हो, तब आप देखते हो कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या आम जनता पे एप्लीकेबल होते हैं, नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं आप पे। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आम जनता चाहे जैसे भी अकाउंटिंग करे वो कर सकती है, स्वतंत्र है, उनको जो मर्जी वो करे। लेकिन जब आप चेक करोगे तब यह आपको देखना होगा, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी अकाउंट्स बने हैं क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं। अगर आपका जवाब आता है नहीं तो आप साइन नहीं करोगे उन अकाउंट्स पे, आप कहोगे इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना के लाओ तभी मैं साइन करूँगा। अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं तब आपका रोल आता है कि आप उस पर साइन करें, और आप उस पर जो भी आपका कमेंट है वो आप लिख सकते हैं। अब इनकी एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप, जैसे मैंने आपको कहा, ये कंपलसरी एक रूल्स रेगुलेशंस है जो आपको अप्लाई करने होते हैं जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं अभी के हाल के जो दौर चल रहा है उसमें। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे, ऐसे अलग अलग इनमें बाइफरकेट नहीं किया हुआ था, सबके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही अप्लाई होते थे। बट कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, यानी कि जब रिसेंटली 2013 में जब कॉर्पोरेट को डेवलप किया गया, तब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लाए गए। अब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये जो कंपनीज होती है केवल उन्हीं पे ही एप्लीकेबल होता है।
आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि कंपनीज का मतलब क्या होता है। तो जो भी कंपनीज है यानी कि जो आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, जब मैंने आपको समझाया, आपको कहीं ना कहीं पता होगा 11th-12th में, या फिर थोड़ी इतनी सी बेसिक नॉलेज हो सकता है, मैं आपको समझता हूँ कि आपको होगी। तो अगर जो भी कंपनीज है उनको ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। अभी भी कुछ कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट समझते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का मतलब क्या हो गया कि हर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कुछ मेथड्स इन प्रिंसिपल्स को लगाने के लिए ये कहलाते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब ये अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है या जो इनके मेथड्स है, ये क्यों लगाए जाने चाहिए? ये लगाए जाने चाहिए प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। एफएस का मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया तीन चीज़ें मेनली। हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं, जब आप कॉर्पोरेट वगैरह पढ़ोगे फाइनल स्टेटमेंट जब मैं आपको पढ़ूंगा, यहाँ मैं इसको डिटेल से लूँगा। बट तीन चीज़ें मेनली, एक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है कि आपका आज का एसेट क्या है, आप आज की आपकी नेटवर्थ क्या है, ठीक है, यानी आज आपके पास कितनी संपत्ति है, आप कितने अमीर है, ये बताती है बैलेंस शीट। उसके बाद आता है P&L अकाउंट। ये बताता है इस साल आपने क्या कमाया, इस पीरियड के दौरान आपने क्या कमाया। और थर्ड नंबर पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बताता है आपके केस के ट्रांजेक्शन्स को, कि आपने कितना केस गवाया और कितना केस लेकर के आए। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, किसने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके पास केस में वो आया हो। क्योंकि हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये का कोई माल खरीदा, उसे मैंने 1000 रुपये में बेचा। अब जो ये मैंने 1000 रुपये में बेचा, इससे मैंने प्रॉफिट तो 900 रुपये कमाए, लेकिन मान लीजिए कि मैंने जो माल बेचा है वो मैंने उधार माल बेचा है, लेकिन जो मैं परचेज करके लेके आया हूँ, यानी कि जो मैं खरीद के लेकर आया हूँ, वो मैंने जो केस दे करके लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे जेब से 100 रुपये चले गए, हालांकि मुझे प्रॉफिट 900 रुपये का हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके पास क्या चीज़ें चल रही है, आपके पूरा डिटेल आपको पता रहे। उसके बाद बात करें अगर हम कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में क्या चीज़ें सिलेक्शन करना होता है। तो जब भी आप सिलेक्शन करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये कोई नहीं बताता कि आपको कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ सेलेक्ट करनी है, लेकिन इनमें आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। यही तीन चीज़ें आपके एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। तो वो तीन चीज़ें हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है कि आपको केयरफुल रहना है जब आप डिसीजन लें, यानी आपको एकदम ऐसे बिल्कुल जो है मतलब आवारा टाइप डिसीजन नहीं लेने हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि आप एक्चुअल पिक्चर को देखते हुए डिसीजन लीजिए। इसका मैं एग्जांपल्स आपको आने वाली क्लासेस में बार बार दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई माल जो है परचेज किया, सॉरी किसी ने एक एसेट जो है परचेज की, वो आपको दी और वापस से वो आपसे ले ली एज ए लीज, यानी कि एज ए रेंट पे आपने ले ली। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा रेंट है, मुझे लगता है शायद आपको भी ये समझ में नहीं आएगा, तो एक बार इसे छोड़ते हैं और मैं इसे नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में समझाऊंगा जब आप थोड़े से इसके लिए मेच्योर हो गए। उसके बाद आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब है कि आपको क्या वो चीज़ वाकई में कंसिडर करनी चाहिए। जैसे आप बिजनेस करते हैं अरबों का या खरबों का, लेकिन क्या आपके लिए मायने रखती है 100 रुपये की चीज़, और आप वहाँ दिखा रहे हैं 2 अरब 51 करोड़ 59 लाख 11,313 रुपये। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपकी जिंदगी को दिखाएगी। यहाँ पे जब आप अरबों में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे या तो 251 करोड़ लिख दीजिए। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 251.59 करोड़, बस इतना चल जाएगा। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, क्या वो मटेरियलिटी को कॉन्सेप्ट को क्वालिफाई कर रही है या नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जिनमें हम इनको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे आता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अगर आपको कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है, आप कर सकते हैं। कब? जब या तो लॉ कहे आपसे, यानी कि एक नया लॉ, नया कानून आ गया है, वो कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ये नहीं चलेगी, आपको ये हटाना पड़ेगा, आप कोई और लीजिए, ये नहीं चल सकती, आपको हटाना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब पुरानी हो गई है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए, और जो चेंज करूँगा उससे और ज़्यादा अच्छे से मेरा जो इंस्टीट्यूट है और जो मेरा जो अकाउंटिंग है वो बहुत अच्छे से निखर के आएगी, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। अभी हमने पढ़े थे अकाउंटिंग पॉलिसीज़। बात करें अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो आपकी बुक्स है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब उसके 3 अलग अलग नाम है, लेकिन उनको ये एक ही बोला गया है। यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोला गया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स है, साथ ही साथ अकाउंटिंग कन्वेंशंस।
तो यहाँ पे ये 3 नाम है बट इनका मतलब एक ही है आपके बुक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर कभी भी ये 3 वर्ड आते हैं तो ये इसका मतलब केवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। उसके बाद बात करते हैं कि ये मैंने आपको बताया गया कि ये जो तीनों टर्म है वो इंटरचेंजेबली यूज किए गए हैं। उसके बाद आता है कि विच इज़ बेसिक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट ऑन विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर फाउंडिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग, ये हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे बेसिक पॉइंट है जिनके आधार पे हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम करते हैं, यानी इनके बेसिस पे ही कंप्लीट अकाउंटिंग होती है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपकी जो नींव है वो क्या है, तो वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपके जो नक्शे हैं वो क्या है, वो है आपके एएस। और अब इन नक्शे के हिसाब से जो आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी वो सारी चीज़ें होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़। और अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आपके लिए इशू की जाती है गाइडलाइंस। अब आप इन गाइडलाइंस को मानिए तो अच्छा है, नहीं मानिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस नक्शे के हिसाब से बनाना पड़ेगा, यानी आपको एएस तो फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अब इस नक्शे के हिसाब से मान लीजिए एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, लेकिन रूम आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो सुविधा दी गई है ये है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की। लेकिन अब आपसे मान लीजिए गाइडलाइन दी गई, गाइडलाइन ये दी गई कि अगर आपको 2 मंजिला इमारत बनानी है तो आपको इतना जो है, इतने चौड़ा आपको इतना जो हाइट है उसी इतनी सॉरी दीवार की इतनी हाइट रहनी चाहिए। अब आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते कोई बात नहीं, घर आपका, आपका सामान आपका। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जो 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनको आपको एक बार याद कर लेना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, एक बार मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक है एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कॉन्सेप्ट के नाम से, तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट वर्ड यूज किया है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तीसरा है पीरियोडिसी कॉन्सेप्ट, चौथा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, फिफ्थ इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले एंटिटी आता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये आपका बिजनेस है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है। दैट मीन्स आपका बिजनेस दोनों अलग अलग है, दे आर सेपरेट। इनको एक मत समझिएगा। जब आप इसे पैसा देंगे उसका मतलब है कि आप यहाँ कैपिटल दे रहे हैं, इसका बोला जाता है कैपिटल। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी भी एंट्री होगी, इसका भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। आप कहोगे सर ये तो मेरे ही तो बिजनेस को पैसा दिया है, हम अलग कहाँ हैं, हम तो एक ही है, मैं ही गले पे बैठता हूँ, सब कुछ मेरा ही है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आप दोनों अलग अलग है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप ही कुछ पैसा दे रहे हैं तो उसकी भी अकाउंटिंग हो रही है, जब आप ही वापस पैसा ले रहे हैं तो उसकी भी अकाउंटिंग हो रही है। तो इसीलिए जब आपके साथ भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बिजनेस को एक अलग नज़रिए से देखिएगा कि वो अलग एक पर्सन है, ठीक है। उसकी एक इमेज लाइएगा कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। मैं अगर उसको कुछ पैसा दे रहा हूँ दैट मीन्स उसे मुझे वापस से पैसा देना है, ये उसकी लाइबिलिटी रही, ठीक है। अगर वो मुझे कुछ पैसा दे रहा है दैट मीन्स उसने उसमें से मेरा को कुछ पैसा रिटर्न कर दिया है। अगर वो उसमें से ज़्यादा रिटर्न कर देता है दैट मीन्स कि उसने मुझे कमा के अब देना चालू कर दिया है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो चीज़ आपके मनी में मेजर की जा सकती है उसको ही आपको रिकॉर्ड करना है। हर वो चीज़ जो मनी में मेजर नहीं की जा सकती उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे आपकी एम्प्लॉय की आपके ऊपर श्रद्धा, आपके एम्प्लॉय की आपके ऊपर एक जो निष्ठा है, निष्ठा भावना, इनको आप मेजर नहीं कर सकते कि ये मनी में क्या होगी, तो आपको इन्हें रिकॉर्ड भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर एम्प्लॉय जो है ये मेरे यहाँ से पिछले 12 सालों से काम कर रहा है और ये अब इतना मेरे साथ ईमानदार है, इतना मेरे साथ जो निष्ठावान है कि इसका मतलब बोला नहीं जा सकता। अगर आज इस एम्प्लॉय की, ऐसे एम्प्लॉय जो 12 साल तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उसकी वैल्यू सर लगभग करोड़ों होगी, बट क्या आप इसे रियली मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं। दैट मीन्स अब आपको इसे रिकॉर्ड नहीं करना है, या आपकी कोई भी नहीं है, आपको इसे किसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, जब आप इसे पैसा कर देते हैं, जब आप इसको सैलरी देते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करिएगा। बट एज ए एम्प्लॉय कि भाई मेरे पास एक एम्प्लॉय है जो 12 साल तक मेरा वफादार रहा है, आगे भी वफादार रहेगा, ऐसा आपको नहीं लिखना है और इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होने वाली है। उसके बाद आता है पीरियोडिसी कॉन्सेप्ट। नो, ये क्या होता है? ये है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप समझिए कि आपका अकाउंटिंग या आपका बिजनेस जो है वो चलते रहेगा। तो क्या आप अकाउंटिंग करते रहिएगा,
कहीं उसमें एक गैप या एक जो बीच में जैसे एक यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक देने की ज़रूरत होती है, और वो ब्रेक कहलाता है पीरियोडिसी कॉन्सेप्ट। ये दिया जाता है एवरी ईयर, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमने क्या कमाया क्या गवाया। तो ये होता है पीरियोडिसी कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा जो ये है टेक्स्ट ये आप पढ़ लीजिएगा। फोर्थ है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट केवल ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है उसको केवल ऑक्यूरेशन के बेस पे मत कीजिए। जब वो ऑक्यूर होता है तब मत कीजिए, जब आपके पास उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाए कि हाँ इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तभी आपको ये रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे सेल हुई, अब सेल में अगर आपके पास केस आ गया, इसका मतलब ये नहीं है आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सेल वापस नहीं जाएगी, आपको पैसा वापस रिफंड नहीं करना पड़ेगा, तब आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है वो आपको सेम पीरियड के लेने हैं। जैसे मैंने आपको कहा अभी कि आपको मान लीजिए जैसे आपने 12 मंथ्स का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने जो पेमेंट है आपकी शॉप का, उसका रेंट आपने 24 मंथ्स का दे दिया। अब आप अकाउंट तो बना रहे हैं 12 मंथ्स का, आपने रेवेन्यू लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने इस बार 100 रुपये कमाए। अब आपने एक्सपेंडिचर लिखना चालू किया तो आपने 24 महीने का ही टोटल लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे 12 मंथ्स का ही लिखना पड़ेगा, आप यहाँ 24 महीने का नहीं लिख सकते। इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। पीरियड जो है वो मैच होना चाहिए एक्सपेंडिचर एज वेल एज इनकम का। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका सीधा सा मतलब है आपका बिजनेस चलता रहेगा। आप ये सोच के अकाउंटिंग नहीं करेंगे कि मेरा बिजनेस 5 साल 7 साल में बंद हो जाएगा। आपको अकाउंटिंग करनी है ये सोचते हुए कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा। आपको ये नहीं सोचना है ये 1000 1500 दो अनंत काल तक ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। हालांकि होगा, बट आपको ये समझना है कि इन नियर फ्यूचर, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूँ या 15-20 सालों तक, तब इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं कहूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि इसका अगले साल तक कोई अंत नहीं है, दैट मीन्स आप गोइंग कंसर्न अपना सकते हैं, ठीक है। आपको ये अपनाना है। आप अगर यही सोचते हैं कि भाई मेरा अगले साल तक तो इसका बंद करने का कोई प्लान नहीं है, इसका मतलब गोइंग कंसर्न अपनाओ और अकाउंटिंग करो। उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको जो भी रिकॉर्ड करना है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो आपने खर्च किया है, जो आपने आपके साथ बीती है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज की, वो है 1000 की, ठीक है, आपने आज रिकॉर्ड कर लिया। आपको इस ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड करना है कल जाके उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और वो हो जाती है 10,000 की। आपको 10,000 पे रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको उसे 1,000 पे ही रिकॉर्ड करना है। कल को मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप 1000 रुपये का सामान लेकर के आते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि जब मैं रिकॉर्ड करने वाला था तब, या वो जो सामान है वो ग्राहक की, उस मतलब जो दुकानदार है उसकी बेवकूफ़ी की वजह से 1000 रुपये में मिल गया, बट एक्चुअली में तो ये 10,000 का था। तो ऐसे में भी आपको केवल 1000 पे ही रिकॉर्ड करना है, 10,000 पे नहीं, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो 1000 है। उसके बाद है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको केवल उसी समय रिकॉर्ड करना है जब वो चीज़ रियलाइज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो 1000 है और वो जो 10,000 है, अगर आपने 9,000 का पेमेंट किया है तभी आप उसको रिकॉर्ड करिए। सिमिलरली इनकम में मान लीजिए आप कहते हैं कि जो रीजनेबल सर्टेनिटी भी अगर आ जाती है तब भी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 5,000, अब आपने एक फ्रेंड को 5,000 का सामान बेचा, तो जब आपको लगे कि हाँ ये 5,000 रुपये मुझे रिसीव हो जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपये डूब जाएंगे, तब आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। केवल इस बेसिस पे कि जैसे मान लीजिए आपने एक एसेट थी, उसके आज 1000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, कल उसकी वैल्यू 10,000 हो गई, लेकिन अगर अभी तक आपने इसको बेचा नहीं है, मतलब 10,000 आने का कोई चांस नहीं है, तो आपको 10,000 में रिकॉर्ड भी नहीं करना है, आपको तब तक रुकना है जब तक आप इसे बेचना दो। तो ये आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट के ऊपर हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे, बट मैं आपको बता दूं, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम इसके 2 एस्पेक्ट लेकर के चलते हैं, यानी 2 तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, 2 पिलर पे हम अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद है कंजर्वेटिज्म, उसके बाद है कंसिस्टेंसी, एंड द लास्ट इज मटेरियलिटी। तो आज के थ्योरी टॉपिक्स यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।